प्रणिपात मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुशिला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मौज में होंगे। वैसे जिस हिसाब से हिमाचल के हालात हैं, मौज में तो शायद ही हो, फिर भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ मेरा नाम है आशुतोष कुनियाल और मैं आज से आपको हिंदी के क्लास उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। आज से कुछ ही समय पश्चात 2-4 दिन बाद आपको करंट की भी क्लास मिलने लगेंगी, एचपीजी के भी शायद मिलने लगे। तो आज पहले दिन मैं आपको वर्णमाला से शुरुआत करूंगा। वर्णमाला समझने से पहले आपको भाषा के बारे में समझना होगा। तो चलिए शुरू करते भाषा को जानने। भाषा क्या होती है? जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा एक माध्यम होता है। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को हमें समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई प्रिय सखी है, मुस्कान आई चेहरे में, अच्छी बात है। तो मान लीजिए आपकी कोई प्रिय सखी है, आपने उसको कॉल करी। अब आपको किसी माध्यम की आवश्यकता होगी अपने भावों को समझाने के लिए उसे, और उनको आवश्यकता होगी अपने भावों को प्रकट करने के लिए। तो जिस भाषा की आप वहां पर बात करेंगे उसे ही हम भाषा कहते हैं। माध्यम की आवश्यकता जो होती है उसे हम भाषा बोलेंगे। ठीक। अब भाषा कितने माध्यम के होते हैं? आप भाषा को कितने माध्यम से प्रकट कर सकते हैं? तो 3 माध्यम से आप भाषा को प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहला, आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे? मौखिक। और लिखित दूसरा, आप बोलकर, लिखकर। और तीसरा माध्यम होता है सांकेतिक। जैसे ये संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे सांकेतिक बोलते हैं। हमारे परीक्षा के माध्यम से ये दोनों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी बात समझने के लिए देख लीजिए। बाकी पेपर में ये पूछा जाता है लिखित। अब भाषा के 3 माध्यम होते हैं और 3 प्रकार भी होते हैं भाषा के। जैसे एक होती है हमारी राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, और एक होती है राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? नेशनल लैंग्वेज। जैसे किसी देश की अपनी खुद की जो भाषा होती है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे चीन की अपनी मैंड्रिन है, वो उसकी खुद की भाषा है। लेकिन भारत की भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की है राजभाषा, जिसे हम संपर्क भाषा भी बोलते हैं। संपर्क भाषा जो कि है हिंदी। हिंदी। और हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? राजभाषा कब बनी थी? तो 14 सितंबर 1949 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के। ठीक। और जो राज्य भाषा होती है अपने राज्य की भाषा होती है। जैसे यूपी की भाषा है पहली हिंदी, और द्वितीय भाषा है उर्दू। ठीक, ये हो गया। अब भाषा के बाद हमें जानना है लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? किसके बारे में? लिपि।
तो लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। कि भाषा को हम कैसे लिखेंगे, भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जैसे हम हिंदी को कैसे लिखेंगे, अब ये आम लिखा है, इसको हमने ऐसे ही क्यों लिखा है? तो ये लिपि के ही द्वारा लिखा जाता है। और हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी, जिसे हम नगरी भी बोलते हैं। ठीक, वैसे ही अपने देश की अपनी लिपि होती है, अपने राज्य की अपनी लिपि होती है। जैसे पंजाब की, इसकी अपनी लिपि है जिसे हम गुरुमुखी बोलते हैं। इंग्लिश में हो गई रोमन, और भी चीजें होती हैं। अब लिपि के बारे में इतनी बातें हो गई। अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं वर्णमाला में। अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला। हम चलते हैं वर्णमाला की ओर। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है वर्णमाला का। वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण को हम ध्वनि के रूप में जानते हैं, ध्वनि को भी हम वर्ण बोल सकते हैं। वो माला होता है समुदाय। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, व्यवस्थित समुदाय। व्यवस्थित यानी क्रम में। आपको वर्णमाला में वर्णों को क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी शादी है, तो सबसे पहले आपकी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद हल्दी, महीने, फिर उसके बाद फेरे, फिर रोना धोना, मतलब विदाई विदाई जो भी हो। तो उसी प्रकार हमें भी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कि अ के बाद उ लिख दें, ऐसा नहीं होता, तो उसे हम वर्णमाला नहीं बोलेंगे। वर्णमाला बोलने के लिए आपको व्यवस्थित रूप से ही लगाना पड़ेगा। अब बात करेंगे वर्ण की। आइए अब आगे चलते हैं वर्ण की ओर। वर्ण को समझने से पहले आपको अक्षर और वर्ण में अंतर समझ में आना चाहिए। अक्षर और वर्ण में अंतर। अक्षर अक्षर क्या होते हैं? जैसे आप इसको देख सकते हैं, अ किससे मतलब किससे मिलके बना है? अ धन क्षर से। हिंदी भाषा में अ का अर्थ होता है न, और क्षर का मतलब होता है विनाश। जिसका विनाश नहीं किया जा सके उसे बोलते अक्षर। जैसे आप तो ये जानते होंगे कि ध्वनि जो हम मुख से अपने बोलते हैं उसका विनाश नहीं होता है। जैसे आप कहीं पहाड़ों में जाके खूब तेज चिल्लाएंगे तो सराउंडिंग की तरह वो हमारे पास आती है, और ध्वनि का जो है वो विनाश कभी नहीं होता है, वो अंतरिक्ष में या आकाश में कहीं गूंजती रहती है। तो इसकी यहां से परिभाषा बनेगी, मुख से बोली गई ध्वनि जिसका विनाश नहीं होता है या आकाश में कहीं व्याप्त हो जाती है। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में
व्याप्त हो जाती है। उसे हम अक्षर बोलते हैं। अब वर्ण बोलेंगे। वर्ण हम किसे बोलते हैं? मुख से निकले ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। लिखिए, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, भाषा की जो लिखित सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? उसे हम वर्ण बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक। अब टीजीटी के पेपर में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई कभी कभी लघुत्तम सार्थक इकाई लिख के दे देता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो होती है शब्द। ठीक। भाषा के जो सार्थक इकाई होती है उसे हम शब्द बोलते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्णों की ओर। कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण आपको पता होगा कि पहले कुल वर्णों की संख्या कितनी थी? 52। लेकिन अभी हाल ही में एक वर्ण और ऐड हुआ है, जो कि हिंदी निदेशालय ने ऐड किया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। वो कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन। ठीक। ये एक और ऐड हुआ है, सॉरी। अब टोटल कितने वर्ण हो गए? 53। ठीक। अब हम वर्णों के प्रकार देखेंगे। वर्ण, ठीक, कितने होते हैं? 53। तो जिसमें से 11, 33, 2, 4, 2, 11, 33, 44, 2, 46, 4, 50, 2, 52 और 1, 53। 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। 33 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। 2 जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं।
और दो जो होते हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं उन्हें। जिन्हें हम ताड़न जाड़ भी बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ये हम आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे। और एक होता है विशिष्ट व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11। अब कौन कौन से होते हैं? अ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक, कितने हो गए? 11। अब 33 जो होते हैं वो क गए होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक, कौन कौन से होते हैं? क, का, ख, ग, घ, अंगा। डा नहीं, अंगा बोलते हैं इसे। नहीं तो अभी आपको दिखाया जाए मिर्जापुर, अब हम कोई रति शंकर शुक्ला तो है नहीं जो आपको बंदूक की नोक पे ये सब सिखाएंगे, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। फिर भी चलिए दिखाते हैं आपको मिर्जापुर। जैसे ये देखिएगा रति शंकर शुक्ला को। गलती कर दी कर दी ना इन महाशय ने गलती। आप ये गलती मत करिएगा पेपर में, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब आप इनको देख लीजिए, कौन है ये? इनको तो आप भली बात ही पहचानते होंगे, मुन्ना भैया को। अब आप देखिए, मुन्ना भैया चाहे जितने जटिल व्यक्ति के हों, लेकिन उन्हें क बहुत अच्छे से आता था। आपको भी ऐसे ही याद करना, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही अच्छे से करना है। समझ में आई बात? नहीं तो दोबारा आपको दिखाएंगे मिर्जापुर। समझ रहे हैं आप? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया। समझे? च छ ज झ अइया। ट ठ ड ढ अणा। त थ द ध न। प फ ब भ प फ ओ सॉरी प फ ब भ म य र ल व स स ह। इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर भी आप देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन, आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। और इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, अयोग वाह देखिए कौन से होते हैं। एक ये होता है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, कसा त्र ज्या। आधे से ज्यादा लोग इसको ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञानी ज्या होता है। जैसे आप विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। और ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। सही प्रोनाउंसिएशन करिए अब से।
ज्ञान नहीं बोलिएगा, आपसे ज्ञान बोलिएगा। और एक होता है स्र। अब इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना होता है। ठीक, जैसे ये बना होता है क धन स से, ठीक, और ये बना होता है त धन र से, और ये बना होता है ज धन अय्या से। समझे? अय्या स्र। ये बना होता है स धन र से। समझ में आई बात? अब उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? ड, नीचे बिंदु होती है, और ड। अडा और अड़ा बोलते हैं इसको। ड नहीं, अडा और अणा। फिर से बोलिए, अडा और अणा। तीन चीजें होती हैं। एक ये होता है इधर, इसे बोलते हैं अंगा। ड और ढ, नीचे बिंदु लग जाए तो अड़ा और अड़ा। समझ में आई बात? एक होता है विशिष्ट व्यंजन, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये अभी नया ऐड हुआ है। समझ गए? बाकी देख लीजिए। अगर मिर्जापुर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम समझेंगे वर्ण विच्छेद। ठीक, अब हम बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। वर्ण विच्छेद की ओर चलने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो ये लिखा है क हलंत, तो इसकी जो प्रकृति है वो अर्ध है, आदि है। ये अर्ध प्रकृति का है। ये एक वर्ण है जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। कि वर्ण की और परिभाषा बनती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या तो खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे ये क पूरा है, इसमें स्वर भी है, क हलंत प्लस अ। ठीक, ये चीज समझ रहे हैं? अब हम विच्छेद करते हैं। क, का, की, कु, क्री। ठीक, क्री के बाद आएगा के, कै, को, कौ। ठीक, अब आपको इसके अंदर से स्वरों को बाहर निकालना है। जैसे उसने आपको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका था, उसी प्रकार आपको इसके अंदर से स्वरों को बाहर निकालना है। जैसे आप जब इसमें निकालेंगे तो क हलंत लगाएंगे, धन अ। अब तो आप समझ गए होंगे। अब का कैसे लिखेंगे? क धन दीर्घ आ, की क धन ई। ये बड़ी ई है तो क धन दीर्घ ई। ये कु है तो क धन उ। ये बड़ा हुआ तो क धन उ। उ ऐसे उ। क्री, क धन री। ठीक, के क धन ए, क धन ए, को क धन ओ, क धन ओ। समझ गए? वैसे जब अभी मैंने बोला कि जैसे उसने अपनी जिंदगी से आपको निकाला, बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्त्री वर्ड अभी मेरे को ध्यान आया। स्त्री से एक चीज ध्यान रखिएगा, गलत स्त्री और गलत मिस्त्री अगर जिंदगी में आ जाए तो घर वैसे ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको
अच्छी स्त्री और अच्छा मिस्त्री चुनना बेहद आवश्यक है। समझ गए? इसी के साथ व्यंग्य यही समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे र के भेद की। र के कितने भेद होते हैं? र के भेद र के 3 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य रूप, एक होता है रेफ रूप, और एक होता है पदेन रूप। सामान्य रूप कौन सा होता है? जैसे रमेश लिखा है, इसमें जो र है ये सामान्य रूप है और ये पूर्ण रूप है, ये र पूर्ण होता है। ठीक। एक होता है रेफ रूप, और रेफ रूप कौन सा होता है? कर्म। और ये वाला जो र है ये अर्ध होता है, मीन्स आधा होता है। अब एक होता है पदेन रूप, पदेन यानी पद में कृपा, और ये वाला जो होता है ये भी पूर्ण रूप होता है। समझ में आई बात? तो यहीं से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी कल से हम स्वरों का वर्गीकरण शुरू करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की कथा यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं कल।